दोस्तों, क्या आप उन रास्तों पर यकीन करते हैं जहां दिन में भी अंधेरा रहता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि गाड़ी चलाते वक्त पिछली सीट पर कोई बैठा है जबकि आप अकेले हो? आज की कहानी एक ऐसे पुलिस वाले की है जिसे अपनी वर्दी और बंदूक पर बहुत भरोसा था, लेकिन काली घाटी के उस सन्नाटे ने उसे ऐसा तोड़ दिया कि आज भी वो अपनी परछाई से डरता है। तो दिल थाम कर बैठिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं उस सफर पर जहां से लौटना नामुमकिन है। यह कहानी है काली घाटी के आखिरी पहरे की। सब इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ अपनी पुलिस जीप के स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपा रहे थे। दिसंबर की रात थी और ठंड इतनी थी कि जीप के शीशों पर एक धुंध की परत जम गई थी। विक्रम एक निडर और सख्त पुलिस वाला था। 15 साल की सर्विस में उसने डकैतों से लेकर खतरनाक कातिलों तक का सामना किया था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसी आती थी। आज उसकी ड्यूटी शहर के बाहरी इलाके में काली घाटी में लगी थी। यह रोड दो शहरों को जोड़ता था, लेकिन रात के 12 बजे यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता था। वजह थी वो पुराने किस्से जो कहते थे कि यहाँ रात में गाड़ी रोकना मौत को दावत देना होता है। विक्रम ने वायरलेस पर आवाज दी, कंट्रोल, दिस इज अल्फा 1, काली घाटी सेक्टर इज क्लियर, कोई हलचल नहीं है, ओवर। उधर से सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाज आई। विक्रम ने झल्लाते हुए रेडियो बंद किया। साला सिग्नल भी यहां आकर ही मरता है, वह बड़बड़ाया। उसने जीप की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई। हेडलाइट की रोशनी घने कोहरे को चीरती हुई जा रही थी, जैसे कोई चाकू रूई को काट रहा हो। अचानक जीप के कैबिन में ठंड बढ़ गई। हीटर चालू होने के बावजूद विक्रम के मुंह से भाप निकलने लगी। उसे लगा जैसे जीप की पिछली सीट पर कोई बैठा हो। उसने झटके से रिवर व्यू मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीट और अंधेरा। वहम है, उसने खुद को समझाया और सिगरेट जलाने के लिए जेब में हाथ डाला। तभी उसकी नजर सामने सड़क पर पड़ी। सड़क के बीचों बीच कोहरे के बादलों के बीच कुछ पड़ा था। विक्रम ने ब्रेक मारी। जीप के टायर चीखते हुए रुके। हेडलाइट की रोशनी में वह साफ दिखाई दे रहा था। एक पुराना सड़ा गला पेड़ सड़क पर गिरा हुआ था। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। अरे यार, अब ये मुसीबत। विक्रम ने जीप का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। बाहर का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। जंगल से झिंगुरों की आवाज भी गायब थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए मांस की मिली-जुली गंध। विक्रम पेड़ के पास पहुंचा। वह भारी था, अकेले हटाना नामुमकिन था। उसने सोचा कि कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करे। तभी उसे जंगल की झाड़ियों से आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर भारी कदमों से चल रहा हो। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर की होल्स्टर पर हाथ रखा। कौन है वहां? उसकी आवाज गूंजकर वापस आई। कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। विक्रम पलटने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, बिल्कुल अपने पास से। साहब, मदद। आवाज एक औरत की थी, बहुत ही दर्दनाक और फटी हुई, जैसे गला रेता गया हो। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई। सड़क के किनारे खाई की तरफ एक आकृति बैठी हुई थी। उसके बाल खुले थे और उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे जो कीचड़ से सने थे। वह अपनी पीठ करके बैठी थी और हिल रही थी, जैसे रो रही हो।
विक्रम का पुलिस वाला दिमाग तुरंत सतर्क हो गया। इतनी रात को यहाँ औरत? सुनो, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? विक्रम ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन वह उसके पास नहीं गया। औरत ने रोना बंद कर दिया। उसने धीमे से कहा, मेरी गुड़िया खो गई है। विक्रम ने टॉर्च का फोकस उस पर रखा। मैडम, आप इधर आइए, गाड़ी के पास, ये जगह सुरक्षित नहीं है। वो औरत उठी, लेकिन उसके शरीर की बनावट कुछ अजीब सी थी। उसके हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे थे। उसकी उंगलियां घुटनों से भी नीचे लटक रही थी। अचानक वायरलेस सेट जो जीप के अंदर अपने आप चालू हो गया। विक्रम, वापस जाओ। विक्रम, पीछे मत देखो। विक्रम का खून जम गया। ये आवाज कंट्रोल रूम की नहीं थी। ये आवाज उसकी अपनी थी, जैसे कोई उसकी ही रिकॉर्डिंग उसे सुना रहा हो। विक्रम ने औरत की तरफ देखा। वह अब खड़ी हो गई थी, लेकिन जिस तरह से वो खड़ी हुई वह इंसानी तरीका नहीं था। वह बिना घुटने मोड़े सीधी किसी कठपुतली की तरह ऊपर उठी और फिर उसने अपनी गर्दन मोड़ी। सिर्फ गर्दन, पूरा शरीर पीछे रहा, लेकिन चेहरा विक्रम की तरफ घूम गया। वह चेहरा वह इंसान का नहीं था। आंखें नहीं थी, सिर्फ दो काले गड्ढे थे। मुंह का जबड़ा इतना चौड़ा खुला हुआ था कि लगा कि वह पूरा सर ही निकल जाएगा। और वह हंसी। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। विक्रम ने बिना सोचे दो गोलियां चलाई। गोलियां उसके सीने के पार हो गई, लेकिन ना तो खून निकला, ना ही वो गिरी। वो चीज अब विक्रम की तरफ दौड़ी, इंसानों की तरह नहीं, बल्कि किसी मकड़ी की तरह, चारों हाथ पैर पर, रोंगटे खड़े करने वाली रफ्तार से। विक्रम अपनी पूरी जान लगाकर जीप की तरफ भागा। वह चीज उसके ठीक पीछे थी। उसके सांस लेने की आवाज, एक गीली गुरगुराती हुई आवाज विक्रम के कानों के ठीक पास आ रही थी। उसने जीप का दरवाजा खोला और अंदर कूदा और दरवाजा लॉक कर दिया। कोई चीज पूरी ताकत से जीप के दरवाजे से टकराई। जीप बुरी तरह से हिल गई। विक्रम ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन गड़गड़ाया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। चलो चलो, कम ऑन, वह चीखा। बाहर अंधेरे में वह चीज गायब हो गई थी। सन्नाटा फिर से लौट आया था। विक्रम पसीने से लटपट था। उसका दिल छाती फाड़कर बाहर आने को था। उसने शीशे में बाहर देखा, कुछ नहीं था। क्या वो चला गया? तभी जीप की छत पर आवाज आई, धप धप। कोई छत पर चल रहा था। पंजों की खरोच की आवाज लोहे की छत पर गूंज रही थी। विक्रम ने ऊपर देखा। छत दब रही थी, मानो कोई भारी बोझ उसे पिचका रहा हो। अचानक सामने की विंड सीट पर एक हाथ पड़ा। वह हाथ उल्टा था। हथेली पहाड़ की तरफ थी, फिर दूसरा हाथ, फिर एक चेहरा। वह चुड़ैल, वह शैतानी जीव, जीप की छत से उल्टा लटक कर विंडशील्ड के सामने आ गई। उसने शीशे पर अपना माथा टिकाया और खाली और खोखली आंखों से विक्रम को देखा। जीप के अंदर की हवा सड़ गई। उसने अपना हाथ शीशे के आर पार डाल दिया, बिना शीशा तोड़े। उसका बर्फीला और सड़ा हुआ हाथ विक्रम के गले की तरफ बढ़ा। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। वह हिल नहीं पा रहा था। वह हाथ उसके गले तक पहुंचा, लेकिन दबाया नहीं। उसने विक्रम के कान के पास आकर फुसफुसाया, आज छोड़ रही हूँ, लेकिन तू अब मेरा है, सिर्फ मेरा। उसकी आवाज में हजारों मरे हुए लोगों की चीखें थी।
विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो उसे याद थी वह भयानक चेहरा और उसकी मुस्कुराहट। सुबह 6 बजे हाईवे पेट्रोलिंग टीम को विक्रम की जीप सड़क किनारे खड्डे में मिली। पेड़ सड़क पर नहीं था और ना थी कोई ब्लॉकेज। जब सिपाहियों ने जीप का दरवाज़ा खोला तो विक्रम स्टीयरिंग पर बेहोश पड़ा था। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। उसकी वर्दी पसीने से गीली थी और उसके गले पर 5 काली उंगलियों के निशान छपे हुए थे। विक्रम को सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा यह शॉक और हाइपोथर्मिया है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। होश में आने के बाद भी विक्रम अपने होश में नहीं था। अगले 10 दिनों तक वो बिस्तर से उठ नहीं पाया। उसे 104, 105 डिग्री बुखार रहता। वह किसी से बात नहीं करता था, बस छत को घूरता रहता। लेकिन असली डरावनी बात रात को होती थी। जैसे ही रात के 2 बजते विक्रम अस्पताल के बिस्तर पर कांपने लगता। वह अपनी चादर को कसकर पकड़ लेता और चिल्लाने लगता, वो छत पर है, वो छत पर है, उसे हटाओ, वो मुझे ले जाएगी। नर्सें डर के मारे उसके कमरे में जाने से भी कतराती थी। कई बार तो ड्यूटी डॉक्टर ने भी रिपोर्ट किया कि विक्रम के कमरे का तापमान बाकी अस्पताल से 5-6 डिग्री कम रहता था। उसके गले के काले निशान दवाई लगाने के बावजूद भी मिट नहीं रहे थे, बल्कि और भी गहरे हो जाते। विक्रम राठौड़ की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए थे। विक्रम को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया था, लेकिन उसने अपने कमरे की खिड़कियां काली चादरों से ढक दी थी। वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पुलिस कमिश्नर ने मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल यादव, जो विक्रम का एक करीबी दोस्त था, चुपके से प्रोफेसर अनिरुद्ध शंकर को दिल्ली से बुला लिया। अनिरुद्ध विज्ञान और रूहानी ताकतों दोनों को मानते थे। अनिरुद्ध जब विक्रम के कमरे में दाखिल हुए तो वहां से वही सड़े हुए बदबू आ रही थी। विक्रम बिस्तर के कोने में दुबका बैठा हुआ था। अनिरुद्ध ने बत्तियां नहीं जलाई। उन्होंने अपनी जेब से एक ईएमएफ मीटर निकाला। मीटर का कांटा पागलों की तरह नाचने लगा। विक्रम, अनिरुद्ध जी ने सख्त आवाज में पुकारा। विक्रम ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। अनिरुद्ध जी उसके पास गए और उसकी गर्दन पर लगी पट्टी हटाई। वहां उंगलियों के काले निशान अब नीले पड़ चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे मांस के अंदर कोई कीड़ा रेंग रहा हो। यह कोई मामूली चोट नहीं थी। अनिरुद्ध जी बुदबुदाए, यह प्रेत मोहर है। उसने तुम्हें अपनी निशानी बना दिया है। वह तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर रही। वह तुम्हारे शरीर को खोखला कर रही है ताकि वो खुद तुम में रह सके। विक्रम ने अनिरुद्ध जी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। वह अभी भी यहां है, वह कोना। विक्रम ने कमरे के अंधेरे में कोने की तरफ इशारा किया। वहां कोई नहीं था, लेकिन अनिरुद्ध जी को महसूस हुआ अंधेरा बाकी जगह से काफी गहरा है। अनिरुद्ध जी ने कांस्टेबल यादव से कहा, हमें आज रात ही काली घाटी जाना होगा। आज अमावस्या है। उसकी ताकत आज सबसे ज्यादा होगी, लेकिन उसे खत्म करने का मौका भी आज ही मिलेगा। हमें वह जुड़ाव तोड़ना होगा जो उसने विक्रम के साथ बनाया है। कांस्टेबल यादव डर रहा था, लेकिन वह विक्रम के लिए तैयार हो गया। रात के 1 बजे अनिरुद्ध की काली स्कॉर्पियो काली घाटी के उस सुनसान रास्ते पर खड़ी थी। वातावरण भारी था। कोहरा इतना घना था कि बोनेट के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। अनिरुद्ध जी ने अपनी कार से एक पुराना बक्सा निकाला। उसमें कुछ अजीब चीजें थी। लोहे की कीलें, रक्षा सूत्र
कुछ सूखी जड़ी बूटियां और एक पुराना खंजर। यादव, गाड़ी के अंदर रहो, चाहे जो भी आवाज आए बाहर मत निकलना, अनिरुद्ध ने चेतावनी दी। अनिरुद्ध सड़क के बीचों बीच ठीक उसी जगह गए जहां विक्रम की जीप मिली थी। उन्होंने जमीन पर नमक से एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही पहला मंत्र गूंजा, जंगल का सन्नाटा टूट गया। हवा तेज हो गई, पेड़ों के पत्ते खड़खड़ाने लगे जैसे हजारों लोग ताली बजा रहे हो। अचानक कार में बैठे यादव को रेडियो पर आवाज सुनाई दी। यादव, बचाओ यादव। यह आवाज विक्रम की थी, बिल्कुल साफ। यादव चौंक गया। विक्रम सर, रेडियो से आवाज आई। मैं जंगल में हूँ यादव, अनिरुद्ध ने मुझे यहाँ बांध दिया है, वह मुझे मार डालेगा, बचाओ। यादव का दिमाग शून्य हो गया। उसे लगा अनिरुद्ध कोई ढोंगी है और उसने विक्रम को बलि देने के लिए यहाँ बुलाया है। वह पिस्तौल लेकर कार से बाहर कूदा। प्रोफेसर, हाथ ऊपर करो, यादव चिल्लाया। अनिरुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में खौफ था। यादव, वापस जाओ, यह छलावा है। लेकिन यादव नहीं रुका। वह अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा। तभी कोहरे के बीच से एक लंबी काली परछाई निकली। वह वही चुड़ैल थी, लेकिन इस बार रेंग नहीं रही थी। वह हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन से 1 फुट ऊपर थे। उसने यादव की तरफ गर्दन घुमाई। उसका चेहरा यादव की मृत पत्नी जैसा बन गया। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वह बोली। यादव के हाथ से पिस्तौल गिर गई। वह सम्मोहित हो गया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अनिरुद्ध चिल्लाए, नहीं, उसकी आंखों में मत देखो। अनिरुद्ध ने झपट कर अपनी थैली से भस्म निकाली और उस साये पर फेंक दी। जैसे ही भस्म उस आकृति पर लगी, वह चिल्ला उठी। आवाज इतनी तेज थी कि कार के शीशे चटक गए। यादव का सम्मोहन टूटा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उस साये का चेहरा बदलने लगा। यादव की पत्नी का चेहरा अब पिघलकर वही सड़ा गला, बिना आंखों वाला चेहरा बन गया। अब वह गुस्से में थी। उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और अनिरुद्ध का गला पकड़ लिया। उसने प्रोफेसर को हवा में उठा दिया जैसे कोई खिलौना हो। तुम मुझे रोकोगे, मैं सदियों से भूखी हूं। उसकी आवाज अनिरुद्ध के दिमाग में गूंज रही थी। अनिरुद्ध का दम घुट रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हाथ में छिपा हुआ पुराना लोहे का खंजर निकाला जिस पर मंत्र लिखे थे। उन्होंने पूरी ताकत से वह खंजर उस चुड़ैल की कलाई पर दे मारा। काला खून फव्वारे की तरह निकला। चुड़ैल ने अनिरुद्ध को दूर फेंक दिया। वह दर्द से बिलबिला रही थी। अनिरुद्ध ने यादव को उठाया। भागो, गाड़ी में बैठो। दोनों गाड़ी में कूदे। अनिरुद्ध ने चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। उन्होंने गाड़ी बैक गियर में डाली और पूरी रफ्तार से पीछे भगाने लगे। सामने व्हील सीट पर वही चीज फिर से आ गई। इस बार वह पूरी कार को निगलने के लिए अपना मुंह खोल रही थी। उसका मुंह कार से भी बड़ा हो गया था। अंधेरा, अनंत अंधेरा। अनिरुद्ध ने अपनी जेब से एक लाल कपड़ा निकाला जिसमें कपूर और लौंग थे। उन्होंने उसे जलाया और खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और उस जलती हुई पोटली को बाहर उस चीज के मुंह की तरफ फेंक दिया। अनिरुद्ध जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। आग उस चीज के मुंह में चली गई। एक भयानक धमाका हुआ। आग का नहीं, बल्कि रोशनी का। वह चीज जलने लगी। वह ऐसे जल रही थी जैसे प्लास्टिक जलता है। उसकी चीखों से जंगल कांप उठा। अनिरुद्ध ने गाड़ी घुमाई और शहर की तरफ भगा दी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन की सुबह विक्रम का बुखार उतर गया था। उसके गले के निशान गायब हो चुके थे। उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। बस इतना पता था कि उसे बहुत गहरी नींद आई थी। प्रोफेसर अनिरुद्ध अस्पताल में पट्टियां बंधवा रहे थे। उनकी पसलियां टूट गई थी। यादव अभी भी सदमे में था। जब अनिरुद्ध अस्पताल से निकलने वाले थे तो उन्होंने अपनी डायरी में नोट लिखा। काली घाटी का साया
सिर्फ एक जगह का नहीं था, वह एक चुड़ैल थी जो डर से जिंदा रहती थी। हमने उसे भगा दिया लेकिन मारा नहीं। आग ने सिर्फ उसे दूर किया है। अनिरुद्ध जी अपनी कार में बैठे। उन्होंने रिवर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और रेडियो ऑन किया तो गानों के बीच में एक पल के लिए खड़खड़ाहट हुई और एक धीमी आवाज आई, फिर मिलेंगे प्रोफेसर। अनिरुद्ध ने रेडियो बंद कर दिया, एक गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये थी सब इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ की खौफनाक दास्तां। कहते हैं काली घाटी में आज भी रात 2 बजे के बाद गाड़ियां नहीं रुकती। प्रोफेसर अनिरुद्ध बच तो गए, लेकिन क्या वो साया सच में खत्म हो गया या वो अगली गाड़ी का इंतजार कर रहा है? अगर आपको आज की कहानी ने डराया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई डरावना अनुभव है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक पीछे मुड़कर मत देखना और संभल के रहना, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती।